और अब बात करेंगे टाटा स्टील की। दरअसल नंबर्स आए हैं टाटा स्टील की और चौथी तिमाही में टाटा स्टील के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। घरेलू मार्केट में अच्छे प्रदर्शन की वजह से मुनाफा और मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है। वहीं घरेलू कारोबार का जो एबिटा पर टन है वो भी 13,345 पर टन के अनुमान के मुकाबले 16,719 पर टन रहा है। हालांकि यूरोप कारोबार में अभी भी दबाव देखने को मिला है। और क्या आउटलुक बन रहा है यहाँ से आगे का, इस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो कांग्रेचुलेशंस, अच्छा क्वार्टर रहा आपका, नंबर्स तो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं डिस्पाइट काफी सारे चैलेंजेस थे ग्लोबली खासतौर से, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस ने आपका काफी साथ दिया है। कमोडिटी, एनर्जी कॉस्ट जिस तरीके की रही है, काफी बड़े चैलेंजेस थे। लेकिन अब आगे जाते हुए क्या आउटलुक है, क्या आपको लगता है कि आगे और मार्जिन्स के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली डोमेस्टिक ऑपरेशंस के पर्सपेक्टिव से कोई टेलविंड्स हैं? या हम लोग का जो देखिए तो लास्ट क्वार्टर हैज बीन गुड बिकॉज वॉल्यूम्स हैव बीन बेटर देन Q3 और इंडिया में जैसे आप बोला वी आर सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स। और ग्लोबली आप देखिए तो बिकॉज चाइना ओपनड अप आफ्टर कोविड द ओवरऑल सेंटिमेंट इन द स्टील इंडस्ट्री वेंट अप फ्रॉम जनवरी। तो आने वाले दिनों में वी एक्सपेक्ट FY24 टू बी बेटर देन FY23 because things seem to be improving quarter on quarter. Globally, things are a bit more fragile, but आप देखिए तो India is quite strong, fundamentals are very strong. Hence, we expect things to keep getting better. So Q1 of course will have its own challenges simply because हम लोग का नेदरलैंड्स का प्लांट में एक रीलाइनिंग ब्लास्ट फर्नेस का रीलाइनिंग चल रहा है, तो इसीलिए प्रोडक्शन विल बी लोअर इन Q1 because one out of the two blast furnaces will be down. Secondly, the coal prices जो है, the consumption cost of coal in this quarter will be higher than the last quarter क्योंकि जो low cost coal है that will come to us only by the end of the quarter and will benefit us for the next quarter. But overall, during the year, yes, we expect things to improve. सर जैसे आपने खुद कहा कि ग्लोबल सिचुएशन अभी भी फ्रेजाइल है, ग्लोबल बिजनेस फ्रेजाइल है, और अगर इस बार के नंबर्स भी आपके देखें तो यूरोपियन बिजनेस एबिटा नेगेटिव रहा है, तो कब तक हम थोड़ा सुधार एक्सपेक्ट करें अगर यूरोपियन बिजनेस की खास तौर से बात करें? क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स के साइन एटलीस्ट दिखना शुरू हुए हैं या अभी भी चिंता है? तो आप देखिए तो यूरोप में दो एसेट्स है हम लोग का मेनली। वन इज जो नेदरलैंड्स का एसेट्स है। Netherlands asset generally is a cash positive asset. We don't need to support it from India. They generate enough cash to take care of themselves. So last year we full year देखिए तो they are cash positive, EBITDA positive, and don't need any support from us. Last 2 quarters have been challenging क्योंकि उधर when the gas prices went up, electricity prices went up, and the demand softened, they did have a problem. And अभी जो हम जैसे हमने बोला, one of the blast furnaces is down. So Netherlands will have a problem till Q2. Once the blast furnace is back after relining, there won't be any issue. So next year also they will be EBITDA positive for the full year, though some quarters like this quarter and the last quarter they've shown negative. So I think Netherlands we are not so worried. UK is where the challenge is. UK has been cash negative, EBITDA negative more often than not. But UK में हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं क्योंकि the assets are also going to the end of life in the next year or two. We are in conversation with the UK government because without support, appropriate support from the UK government, the asset will be challenged. Because the business जो है does not generate the cash flows to support its long-term sustenance. ओके अच्छा सर, जैसे आपने खुद कहा कि यूके बिजनेस को लेकर चिंता ज्यादा है, यूके गवर्नमेंट से ऑलरेडी कैश इन्फ्यूजन के लिए आपकी बातचीत चल रही है, और हमने देखा भी था कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से जो ऑफर काउंटर ऑफर दिया गया था मदद के लिए वो कंपनी के एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे था। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे यूके गवर्नमेंट से, जो भी बातचीत आपकी चल रही है फिलहाल? No, सपोर्ट तो दे हैव ऑफर्ड, सपोर्ट तो ऑफर किया है, पर जो हम लोग ने मांगा उतना तो नहीं मिला है। And we are basically saying that unless we have something close to what we have asked, the transition cannot be funded. जो support हम लोग को दिया है, that is not sufficient to fund the transition. So बात अभी भी चल रहा है। ओके ओके अच्छा, अब हम कमोडिटी कॉस्ट की बात करें तो कोल प्राइसेस को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आगे जाते हुए प्राइसेस थोड़े से कम होंगे?
So energy देखिए तो energy, if I look at Europe, I'm separating Europe and India. Europe में we are dependent on gas, we are dependent on electricity, and we are dependent on coal. So gas and electricity prices were the highest in Q3 and Q4 on a spot basis. Now it has started dropping. The spot prices have come down very significantly. पर हम लोग को उसका फायदा आने में 1-2 क्वार्टर और लगेगा, क्योंकि normally we have a hedging policy that we hedge 25% 3 months, 3 quarters ahead. So on that basis, we are already hedged earlier, and uska fayda hum log ko aaya when the gas prices are going up, and so when the gas prices go down, we don't get the benefits immediately. So I expect both gas and electricity price advantage to fully come to us from Q2, towards the end of Q2, Q3 and Q4. As far as coal prices is concerned, जो last year आप देखिए तो $600 तक गए थे, $650 तक, from $250. Then it came down to about $300, $350 range में थे. Abhi it has come to less than $250. It's almost $230, $240. So that advantage will flow through from Q2 for both Europe and in India. Q1 may will be consuming higher cost coal that we bought in the January-March quarter. So there will be advantages on the cost side, certainly for the next year compared to the last year. ओके अच्छा, एक चीज और सर, आपने कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया है कि डेट रिडक्शन आपको करना है। आपने पूरा 3-4 साल का प्लान इसके लिए बनाया है ऑलरेडी, और फंड्स भी आप कॉन्स्टेंटली रेज कर रहे हैं। फिलहाल की डेट सिचुएशन क्या है, और जो FY24 के लिए आपकी गाइडेंस क्या है डेट रिडक्शन को लेकर, कंसीडरिंग कि ग्लोबल चैलेंजेस हैं, फिर चाहे वो यूके के हों या फिर यूरोपियन मार्केट्स के हों, और क्या कैपेक्स प्लान्स हैं आगे के लिए? So हम लोग का guidance है कि we will go back to what we had said earlier, $1 billion a year of debt reduction. Last year हम लोग कर नहीं पाया because we acquired Neelachal and because of all the volatility in the business. But we are back to that commitment of at least $1 billion debt reduction, and we will do that because we are releasing cash from working capital. Our margins are improving. Our volumes in India have been growing, and some of the challenges we have in Europe will be behind us. So I think we stay committed to that. चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए CNBC आवाज से अर्निंग्स पर और आगे के आउटलुक अपना शेयर करने के लिए। गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। फटाफट से स्टॉक पर राय ले लेते हैं गाबा साहब की। गाबा साहब, टाटा स्टील पर आपके कमेंट्स। टाटा स्टील चार्ट निकाल लेता हूँ टाटा स्टील पे और देखता हूँ क्या हाल है। टाटा का जो चार्ट है उसके है तो पॉजिटिव, डिप मिलेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगा। 108 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हाई टाइम के हिसाब से इट्स इन बाई जोन, तो डिप्स बायबल टाटा स्टील के। ओके, तो ये राय रही आपके लिए टाटा स्टील पर। लेकिन चलिए, आज के सेशन में काफी पॉकेट्स आपको दिखाई देंगे जहां पर काफी बाइंग इंटरेस्ट है। एक बार लेकर आते हैं टायर स्टॉक्स, जेके टायर, सीएट, अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स तो इनफैक्ट लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो बाकी दोनों स्टॉक्स तो अपने हाइस से 52 वीक हाइस से नीचे हैं। लेकिन हमने पिछले 3-4 सेशंस में, कल का सेशन थोड़े से नरम थे ये स्टॉक, इसके अलावा पिछले 3 सेशन से लगातार यहाँ पर तेजी बनी है। क्रूड प्राइस की मूवमेंट जिस तरीके से रही है, रबर प्राइसेस जो नीचे आए हैं, मेजॉरिटी ऑफ कमोडिटी कॉस्ट क्योंकि इन कंपनियों की दोनों डेरिवेटिव से आती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन्स बेटर होने के आउटलुक में ये तेजी बनती हुई दिखाई दी है। गाबा साहब, टेक्निकली कोई अच्छा लग रहा है क्या चार्ट्स पर जहां पर इन लेवल से भी बाय किया जा सकता हो, फिर चाहे वो सीएट, अपोलो टायर, जेके टायर हो? सुबह मेरा ध्यान बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज पर था। मैं कहूंगा वहां पर देखता हूँ, लगता है अप मूव पे है, बाई मोड पर है, डिप्स बायबल है, ट्रेड कर रहा है 2100 के आसपास। पॉसिबल है कि 2175, 2200 देखने को मिल सकते हैं बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज आते तुरंत। ओके, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये बेटर लग रहा है, ये चला भी नहीं है, बाकी स्टॉक्स चले भी हैं और यहाँ पर तेजी भी देखने को मिल रही है। पीएसयू बास्केट भी आज मजबूत है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गार्डन ऋषि बिल्डर्स, दूसरी तरफ बीईएमएल, बीएचईएल ये तेजी में ट्रेड कर रहे हैं। आज के सेशन में यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बीईएमएल पर एक राय ले लेते, 4% ऊपर 1286 पर ही कर रहा है ट्रेड। गाबा साहब, भेल और बीईएमएल दोनों पर आपके सजेशंस? तो अच्छा है, स्ट्रक्चरली लगता है लो लेवल में 1200 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने, सेटअप तो सही है, आपको मिलना चाहिए, वक्त लगेगा। ट्रेड करें आप 1284 के आसपास, 1400 पॉसिबल है बीएमएल में, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। यस, स्टॉक 1250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। रही बात बीईएल की, यहां पर भी एक ट्रेड बनता है 049, यहां पर भी सेटअप तो बढ़िया है, ट्रेड कर रहा है 105 के आसपास,
थोड़ा वक्त देंगे तो जो रिसेंट हाई देखा है हमने 115 के आसपास, उसको चैलेंज कर सकता है। बाई मोड पर है, 104 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है BEL का। ओके, तो BEL, BEML और इसके अलावा भेल, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, तो इन पर फोकस होना चाहिए। एक खबरों वाला स्टॉक भी लेकर आते हैं, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर काफी अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है, वॉल्यूम्स भी काफी सारे हैं और स्टॉक अब डेज हाई पर कर रहा है ट्रेड। EIL लिमिटेड यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर जोरदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। गाबा साहब, एक बार इस स्टॉक को देखिए और बताइए क्या व्यू रहेगा इस रीसेंट अप मूव के बाद। आवाज नहीं आ रहा, आई कैन नॉट हियर यू। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की बात करें गाबा साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या व्यू है स्टॉक पर? ये कुशार EIH, क्योंकि यहाँ पर आपका आवाज नहीं आ रहा था, टोटली ब्लैंक आउट था। 192 पर ट्रेड कर रहा है EIH, बाई मोड पर है। 186 का 87 का स्टॉप लगाना चाहिए, 200 पॉसिबल है। एक्चुअली हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो EIH लगता है कि जो रिसेंट हाई हमने देखा है 200 के आसपास, वो पार कर लेगा, क्योंकि सेटअप के हिसाब से लगता है तेजी है और हायर जोन पे देखने को मिल सकता है। तो गाबा साहब ने EIH पर राय दी है। होटल स्टॉक्स चल भी रहे हैं, इंडियन होटल में भी थोड़ी बाइंग है, लेकिन गाबा साहब मैं बात कर रही थी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की। इंडिया लिमिटेड वेल यहाँ पर लगता है कि बहुत बढ़िया मिला है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट मिला है करीब 85 के आसपास, 85-86 के आसपास मिला। तो मुझे लगता है आप ट्रेड कर रहे हैं 94, इसकी लगता है सेटअप के हिसाब से 110 से 120 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये राय है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। तेजी यहां से और एक्सटेंड हो सकती है डेज हाई पर ट्रेड करते हुए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं।